हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है रोल ऑफ हार्मोन्स एट सेलुलर लेवल। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर अपन दो तीन चीज़ें कवर करेंगे। एक तो कि किस तरह से हार्मोन जो है वो कोशिकाओं तक पहुंच करके और कोशिका में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, यानी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो कोशिका कर रही है या कोशिका में हो रही है, तो उनको किस तरह से नियंत्रण कर रहा है। दूसरा, इसके अंदर हम फर्स्ट मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर, थर्ड मैसेंजर के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा यहाँ पर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ CAMP, रोल ऑफ CAMP। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ से, एक्शन ऑफ हार्मोन एट सेलुलर लेवल। तो किस तरह से कर रहा है, तीन मेजर पॉइंट में हम इसको ले लेते हैं। एट जीन लेवल, यानी कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनके कारण जो सीधा किसको प्रभावित करते हैं, जीन्स को। तो जीन्स को प्रभावित करते हैं यानी DNA तक पहुंच करके, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट DNA तक पहुंच करके, और DNA को जो है वहीं से शुरुआत होती है किसकी, कि मैसेंजर RNA बनेगा और मैसेंजर RNA के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण होगा, यानी विशेष प्रकार के एंजाइम्स बनेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, एट जीन लेवल। दूसरा पॉइंट क्या है, कुछ हार्मोन्स के कारण कोशिका कला की पारगम्यता में अंतर आता है, यानी परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो कुछ विशेष हार्मोन्स ऐसे हैं जिनके कारण जो सेल मेम्ब्रेन है, तो उस सेल मेम्ब्रेन कुछ विशेष आयंस हैं या केमिकल्स हैं, उनके लिए उनकी पारगम्यता बढ़ जाती है या कम हो जाती है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर से सेल में आना या सेल से बाहर जाना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाना, तो पारगम्यता में परिवर्तन आता है। और तीसरा लेवल क्या होता है, कोएंजाइम लेवल। तो इस तरह से जो हार्मोन्स हैं वो सेल लेवल पर तीन तरह से कार्य करते हैं, जीन के लेवल पर, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के लेवल पर, या कोएंजाइम के लेवल पर। अब हम लेते हैं सबसे पहले जो हार्मोन्स हैं उन्हें मुख्य रूप से दो ग्रुप्स में बांटा गया है केमिकल नेचर के आधार पर। यहाँ यह टेबल आपको जो है बहुत ईजी है, पर आपको इसको जो है याद कर लें ताकि आगे आपको ये काम में आएगा। दो ग्रुप कौन कौन से हैं मेजर, या तो हार्मोन्स जो हैं वो स्टेरॉइड प्रकार के होते हैं या पॉलीपेप्टाइड प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला तो क्या हो गया, टाइप, केमिकल नेचर के आधार पर। अब इसी के डिपेंडेंट हैं आगे के कैरेक्टर्स। सॉल्युबिलिटी, यानी जो स्टेरॉइड प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं वो वसा स्नेही होते हैं, फैट फिलिक। ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड नेचर के जो हार्मोन होते हैं वो जल स्नेही होते हैं, हाइड्रोफिलिक। स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि पॉलीपेप्टाइड यानी खुद प्रोटीन नेचर के हैं या अमाइन नेचर के हैं, तो ये प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन का हाफ लाइफ टाइम, प्लाज्मा हाफ लाइफ टाइम कितना है, लंबा है, यानी कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक जो है ये सर्वाइव कर सकते हैं। जबकि पॉलीपेप्टाइड नेचर के जो हार्मोन्स हैं इनका प्लाज्मा हाफ लाइफ टाइम शॉर्ट है, यानी कुछ मिनटों में ही ये जो है अपना काम करके डिसॉल्व हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। ठीक है, रिसेप्टर, यानी स्टेरॉइड प्रकृति के जो हार्मोन्स हैं वो इंटरसेलुलर, कोशिका के अंदर प्रवेश करने की क्षमता रखते हैं। जैसे ये कोशिका है और स्टेरॉइड प्रकार का हार्मोन जो है ये कोशिका के अंदर प्रवेश कर सकता है, जबकि पॉलीपेप्टाइड प्रकृति का जो हार्मोन है ये केवल सेल मेम्ब्रेन तक आकर रुक जाता है, सेल मेम्ब्रेन के आगे ये खुद प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके आगे हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे और कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मीडिएटर, स्टेरॉइड प्रकृति का जो हार्मोन है इसका मीडिएटर कौन है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हर कोशिका की जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कुछ क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर रिसेप्टर है, तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। ये यहाँ है, ये रिसेप्टर हैं जैसे, तो ये रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं। जिस तरह से ताले और चाबी का कॉम्बिनेशन होता है, विशेष प्रकार का हार्मोन उसको रिसीव करने के लिए विशेष प्रकार का क्या होता है, रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लेते हैं लास्ट पॉइंट, मीडिएटर। ग्रुप 1 में जो मीडिएटर है वो कौन है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, यानी
जो रिसेप्टर है उसके साथ हार्मोन जुड़ जाता है और उस हार्मोन को जो है अंदर कोशिका के अंदर लाया जाता है। जबकि जो ग्रुप सेकंड यानी पॉलीपेप्टाइड नेचर के जो हार्मोन है, जैसे मैंने बताया कि ये जो है सेल मेम्ब्रेन, ये जो है सेल मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक ही पहुंच पाते हैं, अंदर नहीं जा पाते हैं ये। तो इनके द्वारा लाई गई सूचना, ये खुद अंदर नहीं पहुंचेंगे, तो इनके द्वारा लाई गई सूचना आगे आगे किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? सेकंड मैसेंजर के द्वारा। तो ये सेकंड मैसेंजर इनके मीडिएटर हैं। सेकंड मैसेंजर कौन कौन से हैं? CAMP, कैल्शियम आयन या फॉस्फो आयनोसाइड। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये ग्रुप बहुत इजी, ये जो ग्रुप है ये हमें याद रखना है। वापस हम कर लेते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2, केमिकल नेचर, स्टेरॉयड एंड पॉलीपेप्टाइड, और आगे उसकी सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, उसका प्लाज्मा पर अर्ध जीवन काल, रिसेप्टर और मीडिएटर। ठीक है, अब हम लेते हैं आगे इसका टॉपिक। यहाँ इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें, इसमें मैंने दोनों चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ पर हम एक एक स्टेप बाय स्टेप लेकर के करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में जो हार्मोन है वो किस नेचर के थे? स्टेरॉयड प्रकृति के हार्मोन। तो स्टेरॉयड प्रकृति के जो हार्मोन है बाइंड टू ए स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द सेल मेम्ब्रेन। जैसे मैंने बताया कि ताले और चाबी में कॉम्बिनेशन होता है, उस तरह से विशेष प्रकार का जो हार्मोन आ रहा है उसको रिसीव करने के लिए विशेष प्रकार का क्या होता है? रिसेप्टर होता है, जो कि टारगेट कोशिका के मेम्ब्रेन पर उपस्थित है। तो यहाँ आप देखो स्टेरॉयड प्रकृति का हार्मोन, ये हार्मोन है, ये बाइंड करता है सेल मेम्ब्रेन पर उपस्थित स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ में एंड फॉर्म स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और इस तरह से बन गया ये कॉम्प्लेक्स। स्टेरॉयड हार्मोन है और रिसेप्टर है और ये कॉम्प्लेक्स बन गया। और हमने क्या पढ़ा था कि इस प्रकार के जो हार्मोन है स्टेरॉयड नेचर के, वो कोशिका के अंदर यानी अंतः कोशिकीय होते हैं, यानी प्रवेश कर सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। तो यहाँ हम वापस इस चीज़ को देखें, स्टेरॉयड हार्मोन बाइंड टू ए स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द सेल मेम्ब्रेन एंड फॉर्म, क्या बन रहा है? स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विच डिफ्यूजेस टू द न्यूक्लियस, जो आगे कहाँ डिफ्यूज हो रहा है? न्यूक्लियस में प्रवेश कर रहा है, ये न्यूक्लियस में प्रवेश कर रहा है, विच डिफ्यूजेस टू द न्यूक्लियस। अब हम लेते हैं सेकेंड पॉइंट इसका। यहाँ आप देखो, न्यूक्लियस में प्रवेश करने के बाद में न्यूक्लियस में DNA है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ DNA। तो DNA के विशिष्ट पॉइंट पर जो मैसेज ये लेकर आया है हार्मोन, तो उस मैसेज के अनुसार DNA के स्पेसिफिक पॉइंट पर ये अटैच होता है। तो यहाँ आप ये एक जो है DNA का स्ट्रक्चर, प्रोटीन संश्लेषण आपने पढ़ा है, जैसे ये DNA है, तो ये जो हार्मोन आया ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर के जुड़ता है। तो अब आप इस सेंटेंस को देखो, रिसेप्टर इज इवेंचुअली रिलीज्ड फॉर रीयूज इन द मेम्ब्रेन। मतलब ये जो रिसेप्टर है इसने DNA पर पर्टिकुलर पॉइंट को स्टिमुलेट किया और उसके बाद में ये रिसेप्टर जो है ये फ्री हो गया और फ्री होकर के वापस से सेल मेम्ब्रेन पर आ गया टू रिसीव अनदर हार्मोन। क्योंकि आगे काम किसका है? हार्मोन का काम है। रिसेप्टर तो का काम तो केवल क्या था? कैरियर का काम था, पहुंचाने का काम था। तो पहुंचाने के बाद में जो रिसेप्टर है ये इवेंचुअली रिलीज्ड यानी स्वतंत्र हो गया रीयूज होने के लिए और मेम्ब्रेन पर आ जाता है। ठीक है, थर्ड देखो यहाँ पर पॉइंट, ये स्टेरॉयड जो हार्मोन हम स्टेरॉयड ग्रुप का पढ़ रहे हैं, स्टेरॉयड एक्टिवेट्स द स्पेसिफिक जीन टू प्रोड्यूस मैसेंजर RNA। ये स्टेरॉयड हार्मोन स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करता है जिससे विशेष प्रकार का मैसेंजर RNA बनता है। ये यहाँ देखो मैसेंजर RNA बनता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो मैसेंजर RNA बनने के बाद क्या होता है? यह मैसेंजर RNA साइटोप्लाज्म में आता है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें ये लेना है कि मैसेंजर RNA जो बना वो न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म में आ गया और यहाँ पर आने के बाद में इस मैसेज के अनुसार, इस मैसेंजर RNA पर जो मैसेज है उसके अनुसार विशेष प्रकार का एंजाइम बना। ये एंजाइम बना और ये एक्टिवेटेड एंजाइम का फॉर्मेशन हो गया यहाँ तक। अब हम इसको वापस से एक बार तुरंत हम इसको डायग्राम के अनुसार रिवीजन कर लेते हैं। हमें क्या बताना है? स्टेरॉयड नेचर का हार्मोन है,
इसको रिसीव करने के लिए टारगेट कोशिका की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स हैं स्पेसिफिक प्रकार के। ये बन गया कॉम्प्लेक्स इनका, स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और यह कॉम्प्लेक्स इसमें न्यूक्लियस में एंटर कर गया। न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद में ये जो हार्मोन है ये तो डीएनए के स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करता है। हमें स्पेसिफिक शब्द का प्रयोग हर बार करना है, ठीक है। तो यहाँ इसको एक्टिवेट करता है और जो रिसेप्टर है वो रिलीज हो जाता है और वापस मेम्ब्रेन पर आ जाता है रीयूज़ होने के लिए, किसी दूसरे हार्मोन को रिसीव करने के लिए। और ये हार्मोन स्टेरॉयड नेचर का जो हार्मोन है इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, विशेष प्रकार का मैसेंजर आरएनए बना। ये मैसेंजर आरएनए बनने के बाद साइटोप्लाज्म में आ गया और इसके अनुसार एंजाइम का संश्लेषण होता है। तो ये हो गया ग्रुप 1 का। ये क्या हो गया, ग्रुप 1 के बारे में। तो इस तरह का जो मॉडल है जो हमने यहाँ पढ़ा, ये कहलाता है फिक्स्ड एक्शन मॉडल, फिक्स्ड एक्शन मॉडल, ठीक है। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट। आप यहाँ पर देखो, ग्रुप 2 प्रकार के जो हार्मोन है वो या तो अमाइन या पेप्टाइड हार्मोन है। पॉलीपेप्टाइड चेन है तो या तो अमाइन है या पेप्टाइड हार्मोन है। यदि अमाइन या पेप्टाइड हार्मोन को हमने क्या पढ़ा था कि ये खुद सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, मेम्ब्रेन तक ही रहते हैं और इनका लाइफ टाइम भी क्या होता है, छोटा होता है, और ये जल स्नेही प्रकार के होते हैं, ठीक है, और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ हम लेते हैं यदि अमाइन या पेप्टाइड हार्मोन है तो यह भी स्पेसिफिक रिसेप्टर जो कि मेम्ब्रेन पर उपस्थित है इसके साथ में अटैच हो जाता है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, अमाइन एंड पेप्टाइड हार्मोन बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ टारगेट सेल बट डू नॉट एंटर द सेल। ये सेल के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही इस नेचर का हार्मोन यानी पॉलीपेप्टाइड नेचर का या अमाइन नेचर का हार्मोन स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ पर अटैच होता है, वैसे ही मेम्ब्रेन पर उपस्थित टारगेट कोशिका की मेम्ब्रेन पर उपस्थित एडिनोसाइक्लेस एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है जो मेम्ब्रेन पर उपस्थित है। तो एडिनोसाइक्लेस जो एंजाइम है इसको CAMP सिंथेटेस हार्मोन भी कहते हैं, एंजाइम भी कहते हैं। ये एक्टिवेट हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका के अंदर जो है ATP से क्या बनता है, CAMP। AMP यानी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और C किसके लिए है, साइक्लिक। तो आगे की सूचना, ये हार्मोन जो सूचना लेकर आया है ये केवल मेम्ब्रेन तक आप पहुंचा, लेकिन अब आगे का इसकी सूचना पहुंचाई जाती है अंदर किसके द्वारा, CAMP के द्वारा, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के द्वारा। इसीलिए CAMP को क्या कहते हैं, सेकंड मैसेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकंड मैसेंजर। तो जैसे ही पॉलीपेप्टाइड नेचर का हार्मोन टारगेट कोशिका की सेल मेम्ब्रेन पर आता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर है उसके साथ अटैच होता है। अब यह खुद अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, लेकिन इसके अटैच होते ही मेम्ब्रेन पर उपस्थित जो एडिनोसाइक्लेस एंजाइम है उस एंजाइम के परिणाम स्वरूप ATP कन्वर्ट होता है CAMP में, और अब CAMP कहलाता है सेकंड मैसेंजर। अब इस मैसेंजर के अनुसार विच एक्टिवेट एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स बाय फॉस्फोराइलेशन। अब इसके कारण जो है ऑलरेडी कुछ एंजाइम्स जो इस कोशिका में उपस्थित हैं, तो जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो अब क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, विच एक्टिवेट्स एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स बाय फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया होगी और उसके परिणाम स्वरूप कुछ एंजाइम या कुछ प्रोटीन जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो CAMP के कारण एक्टिवेट फॉर्म में आ जाएंगे। तो प्रोटीन जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो CAMP के साथ अटैच हुए और बन जाते हैं एक्टिवेटेड एंजाइम। अब हमें पता है आगे की जो भी केमिकल रिएक्शन होनी है, जो भी चेंजेस होने हैं कोशिका के अंदर, वो इस एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होंगे। तो जो भी चेंज में किस किस प्रकार की चेंज हो सकती हैं, जैसे या तो इस एंजाइम के कारण मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में अंतर आता है, कोशिका की जो मेम्ब्रेन है इसकी पारगम्यता में अंतर आता है।
कुछ केमिकल्स या कुछ आयंस बाहर से अंदर आ सकते हैं या कुछ अंदर से बाहर जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हार्मोन किस तरह की सूचना लेकर के आया है और उसी के अनुसार विशेष प्रकार का एंजाइम एक्टिवेट होता है। या क्या होता है, ये जो कोशिका है ये विशेष प्रकार के कुछ केमिकल का सिक्रीशन करती है, तो प्रोड्यूसर सिक्रीशंस यानी कुछ सिक्रीशन करेगी और ये सिक्रीशन जो प्रोड्यूस किया है ये कोशिका से बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है। या और क्या होगा, अल्टर स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल, यानी ये हार्मोन जो सूचना लेकर आया है इसके अनुसार एंजाइम एक्टिवेट हुआ और उस एंजाइम के अनुसार या तो उस कोशिका के टारगेट कोशिका की संरचना या उसके कार्य में कोई परिवर्तन होगा। तो इस तरह से ये तीन में से कोई भी एक जो है रिजल्ट हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस प्रकार का हार्मोन है, कौन सी सूचना लेकर आया है, उसके प्रकार कौन से एंजाइम एक्टिवेट हुए हैं, तो उसके अनुसार ये क्रियाएं जो है कोशिकाओं में यानी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उसके अनुसार संपन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ हमें ये मॉडल इसका जो है ये याद करना है, तो इससे हम इसकी थ्योरी बहुत आराम से याद रख सकते हैं। तो ये है मोबाइल रिसेप्टर मॉडल। तो मोबाइल रिसेप्टर मॉडल में कौन सा आ जाएगा, मोबाइल रिसेप्टर मॉडल में कौन सा आ जाएगा, ग्रुप 1 वाला। ये यहाँ से ये ग्रुप 1 तो है मोबाइल रिसेप्टर मॉडल, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है, स्टेरॉयड नेचर का जो हार्मोन है उसे अंदर तक लाया गया, तो मोबाइल रिसेप्टर मॉडल है। और दूसरा क्या कहलाता है, फिक्स्ड। तो फिक्स्ड रिसेप्टर मॉडल में क्या होता है, अमाइन या ग्रुप सेकंड के जो हैं, अमाइन या पेप्टाइड जो हार्मोन है जो ग्रुप सेकंड के हैं, ये फिक्स्ड रिसेप्टर मॉडल में आते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो हार्मोन है ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। आगे की सूचना, आगे का कार्य डिपेंड करता है सेकेंडरी मैसेंजर के ऊपर और सेकेंड मैसेंजर के ऊपर और थर्ड मैसेज के ऊपर, ठीक है। तो जो है अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर इसी की थ्योरी यहाँ पर है मोबाइल रिसेप्टर मॉडल। तो अब आप देखो इसमें मोबाइल रिसेप्टर मॉडल में मैंने हाईलाइट किया है स्टेरॉयड प्रकृति के हार्मोन जैसे कि एस्ट्राडायोल है, ये कोशिका स्तर पर क्रिया को समझाता है जो समूह 1 में सम्मिलित है, यानी स्टेरॉयड प्रकृति के हार्मोन का एग्जाम्पल एस्ट्राडायोल समूह 1 का है। यह परिवहन प्रोटीन रखते हैं, यानी प्रोटीन को जो है परिवहन कर सकते हैं। यह वसा स्नेही प्रकृति के होते हैं। यह पहले कोशिका कला पर उपस्थित ग्राही प्रोटीन से, रिसेप्टर है जो, तो उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। यह कॉम्प्लेक्स कोशिका कला को भेदता है, केंद्रक में प्रवेश कर जाता है, गुणसूत्र के साथ बंधन बनाता है और एस्ट्राडायोल ग्राही प्रोटीन जटिल की एक इकाई पृथक होकर डीएनए से क्रिया करती है, यानी ये जो हार्मोन है स्टेरॉयड नेचर का ये अलग हो गया, डीएनए से क्रिया करता है, मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण करता है और उसके अनुसार विशेष प्रकार का प्रोटीन बनता है। तो जो आपको मॉडल में बताया उसको ये थ्योरी में बहुत सिंपल शब्दों में लिखा गया है। अब आप यहाँ पर देखो इसमें क्या बताया है, यहाँ हम यहीं से ले लेते हैं, यहाँ से वास्तव में हार्मोन जटिल डीएनए के किसी विशेष अंग से बंधन बनाता है। स्पेसिफिक शब्द हमें हर बार ध्यान में रखना है क्योंकि केमिकल नेचर पर ये आगे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो वास्तव में यह जो हार्मोन है यह जटिल डीएनए के किसी विशेष अंश से बंधन बनाता है, जीन्स को सक्रिय करता है, उसके अनुसार जो है क्या होगा, चयनित जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा जिससे मैसेंजर आरएनए बनेगा और उसके अनुसार एंजाइम, विशिष्ट प्रोटीन यानी एंजाइम बना और उस एंजाइम के अनुसार उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती हैं। सिंपल। तो ये हो गया कौन सा, पहला मोबाइल रिसेप्टर मॉडल। तो मोबाइल रिसेप्टर मॉडल किस पर लागू होता है, स्टेरॉयड प्रकृति के हार्मोन्स पर जो कोशिका के अंदर प्रवेश कर पाते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी सीधा डीएनए तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं सेकंड मॉडल, फिक्स्ड रिसेप्टर मॉडल। फिक्स्ड रिसेप्टर मॉडल में ग्रुप सेकंड वाले हार्मोन्स के लिए है जो नॉन स्टेरॉयड नेचर के हैं, यानी जो या तो पॉलीपेप्टाइड हम कहें मेन या उसके जो है डेरिवेटिव्स यानी अमाइंस हैं। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है इन हार्मोन्स का, कैटेकोलेमिन्स, पॉलीपेप्टाइड्स या ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। जो हमने क्या बताया था उसमें याद रखना है, जल रागी प्रकार के होते हैं, प्रोटीन का परिवहन नहीं करते हैं, कोशिका के भीतर प्रवेश नहीं करते हैं।
तो अपने संदेश आगे कैसे पहुंचाएंगे? द्वितीय संदेशवाहक के थ्रू। तो द्वितीय संदेशवाहक में जैसे एग्जाम्पल दिया है CAMP के माध्यम से। तो इन 4 लाइनों में जो ग्रुप फर्स्ट हमने जो कैटेगराइज किया था उसमें ये सारे पॉइंट किए थे हमने कि समूह 2 के जो हार्मोन हैं नॉन स्टेरॉइड हैं, वो या तो पॉलीपेप्टाइड हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं या अमाइंस हैं, जलरागी प्रकार के हैं, प्रोटीन का परिवहन नहीं करते हैं, कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, तो अपना संदेश सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कि CAMP के थ्रू पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट जो हमने कैटेगराइज किया था यहाँ पर ग्रुप, यहाँ पर, तो इसमें ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। ठीक है, फिर हम लेते हैं यहाँ पर आगे का पैराग्राफ। इसमें आगे ये देखो, यह हार्मोन कोशिका कला की बाह्य स्तर पर विशिष्ट ग्राही से बंधन बनाता है। स्पेसिफिक रिसेप्टर है, उनसे बॉन्ड बनाएगा। तो उनसे बॉन्ड जैसे ही बनाता है तो खुद तो अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे ही बॉन्ड बनाता है वैसे ही मेम्ब्रेन पर उपस्थित एडिनोसाइक्लेस सक्रिय हो जाते हैं। और एडिनोसाइक्लेस जब सक्रिय होते हैं तो ये इनके कारण कोशिका के अंदर, कोशिका कला के भीतर पाया जाता है, ये सब में तो जो है निश्चित मात्रा में पाया जाता है। उसके कारण कोशिका कला के भीतर जो है अंतः कोशिकीय 3-5 चक्रीय AMP यानी CAMP का ATP से बनना तीव्र गति से प्रारंभ होता है। यानी जैसे ही यह जो हार्मोन है यह कोशिका कला के बाह्य स्तर पर विशेष ग्राही से बॉन्ड बनाया, वैसे ही उस मेम्ब्रेन पर उपस्थित एडिनोसाइक्लेस एक्टिवेट हो गया और इसके परिणाम स्वरूप कोशिका के अंदर जो ATP है उस ATP से CAMP का फॉर्मेशन शुरू हो गया। एडिनोसाइक्लेस नाम से ही पता चल रहा है, एस यानी एंजाइम है, एडिनोसाइकिल को बना रहा है, यानी CAMP को बनाने का कार्य शुरू हो जाता है। ATP से CAMP बना। अब ये सेकंड मैसेंजर है, ठीक है। तो इसके कारण जैसे CAMP बना उसके बाद में अक्रिय प्रोटीन काइनेस को सक्रिय कर देगा। कौन? CAMP। यानी इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटीन काइनेस उपस्थित है कोशिका में, तो उस इनएक्टिव फॉर्म को ये CAMP क्या करेगा? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जो अनेकों क्रियाधारों का फॉस्फोरीकरण करता है। अब आगे का जो प्रोसेस है वो इस काइनेस एक्टिव फॉर्म में, जो काइनेस एंजाइम जो एक्टिव फॉर्म में आ गया वो करेगा। यानी कि अब ये थर्ड मैसेंजर हो गया। कौन? काइनेस। काइनेस क्या? प्रोटीन काइनेस क्या है? थर्ड मैसेंजर का कार्य करेगा। ठीक है, इन क्रियाओं को फॉस्फोडाइएस्टरेस CAMP से अक्रिय 5-AMP में बदल देता है। और जब CAMP ने अपना काम कर दिया कि इनएक्टिव प्रोटीन काइनेस को एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद ये पुनः अपनी नॉर्मल इनएक्टिव फॉर्म में आएगा CAMP। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में किसके द्वारा लाया जाता है? फॉस्फोडाइएस्टरेस के द्वारा। तो फॉस्फोडाइएस्टरेस क्या कर देगा? CAMP को वापस से अक्रिय यानी इनएक्टिव 5-AMP में बदल देता है। अब यहाँ हम लेते हैं, चूंकि समूह सेकंड के हार्मोन्स कोशिका के भीतर प्रवेश नहीं करते हैं, अतः CAMP जो है के माध्यम से ये अपनी सूचना पहुंचा रहे हैं, तो इसको द्वितीय संदेशवाहक कहते हैं। तो इसके द्वारा फिर ये जो सूचना लाया है उसके अनुसार फिर जो है DNA में संदेश पहुंचाया जाता है और इनको क्या कहेंगे? सेकेंडरी मैसेंजर। अन्य सेकेंडरी मैसेंजर हो सकते हैं कैल्शियम और फॉस्फोआयनोसिटीज आदि हो सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी हुई है। यहाँ पर ये देखो आप, मीडिएटर CAMP, कैल्शियम या फॉस्फोआयनोसाइटाइड। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर हैं। ये क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर। और सेकेंडरी मैसेंजर और थर्ड मैसेंजर की ज़रूरत किसको पड़ती है? अमाइन या पेप्टाइड नेचर के जो हार्मोन हैं उनको इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहाँ पर फिक्स रिसेप्टर मॉडल हो गया। अब हम यहाँ इसको ये एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, यहाँ देखो आप, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन किसके द्वारा सिक्रीट होता है? पेनक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। पेनक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पार्ट्स में जो अल्फा और बीटा सेल्स होती हैं वो ग्लूकागॉन और इंसुलिन सिक्रीट करती हैं। तो ग्लूकागॉन का तो कार्य होता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, और इंसुलिन का क्या कार्य होता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाना। जैसे डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं तो कॉमन है हम इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं वो, तो इंसुलिन क्या कर रहा है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है, और ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो यहाँ हम लेते हैं ग्लूकागॉन का।
तो जो है ये ग्लूकागॉन हार्मोन जो है जब अपने टारगेट सेल तक पहुंचता है, टारगेट ऑर्गन इसका कौन सा है, लीवर, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, लीवर सेल्स के अंदर या मसल सेल्स के अंदर, एडिपोज सेल्स के अंदर या मसल सेल्स के अंदर या जो है लीवर में। तो यहाँ हमने लिया है ग्लूकागॉन सिक्रीट हुआ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है पेनक्रियास के लैंगरहैंस के द्वीप समूह के द्वारा, और ये अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच करके फिर टारगेट सेल तक पहुंचा। तो ये हो गई लीवर की एक सेल। और हमने क्या बताया था, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर है जो ग्लूकागॉन को रिसीव करेगा। तो ये बन गया ग्लूकागॉन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये ग्लूकागॉन खुद तो अंदर एंटर नहीं कर पाता है क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड नेचर का है, लेकिन जैसे ही ये रिसेप्टर के साथ बॉन्ड बनाता है वैसे ही इस सेल मेम्ब्रेन पर में उपस्थित है एडेनाइल साइक्लेस। ठीक है, तो एडेनाइल साइक्लेस एक्टिवेट हो जाता है, और एडेनाइल साइक्लेस जैसे ही एक्टिवेट होता है तो कोशिका के अंदर एटीपी जो है ये क्या बनाएगा, CAMP बनाएगा। ट्राईफॉस्फेट है, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, इससे बन जाता है एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और ये 2 फॉस्फेट हैं। ठीक है, एक प्रोसेस ये हुआ। तो अब आगे का मैसेज ये कन्वे करेगा, इसलिए ये कहलाता है सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंड मैसेंजर। अब सेकेंड मैसेज जो CAMP है, जैसे ही CAMP बना, ये CAMP कोशिका के अंदर उपस्थित जो प्रोटीन काइनेस हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में है, इन पर क्रिया करके, ये एरो दिखा रहा है, इन पर क्रिया करके इनको एक्टिव कर देता है। तो ये एक्टिव हो गए प्रोटीन काइनेस। तो अब थर्ड मैसेज किसका है, थर्ड मैसेंजर कौन है, प्रोटीन काइनेस। तो CAMP ने इनएक्टिव प्रोटीन काइनेस को एक्टिव प्रोटीन काइनेस में कन्वर्ट किया। अब हम लेते हैं इसके बाद ये एक्टिव प्रोटीन काइनेस क्या करता है। एक्टिव प्रोटीन काइनेस कोशिका के में अंदर उपस्थित फॉस्फोराइलेस जो इनएक्टिव फॉर्म में है इनको एक्टिव करेगा। ATP की आवश्यकता इसमें भी है, फॉस्फेट चाहिए। ठीक है, तो अब एक्टिव प्रोटीन काइनेस क्या करता है, इनएक्टिव फॉस्फोराइलेस को क्या करेगा, एक्टिव फॉस्फोराइलेस में कन्वर्ट करेगा। इसमें एक फॉस्फेट की आवश्यकता पड़ी, ये ADP बन गया। और इसके लिए एक और केमिकल चाहिए, वो है कैल्शियम आयन। तो इस तरह से ये प्रोटीन काइनेस है, फॉस्फोराइलेस है और कैल्शियम है, ये क्या है, थर्ड मैसेंजर है यहाँ पर। तो जो है इनएक्टिव फॉस्फोराइलेस जो है वो एक्टिव फॉस्फोराइलेस में कन्वर्ट हो जाता है इस एक्टिव प्रोटीन काइनेस के कारण और कैल्शियम की उपस्थिति में। अब आगे का प्रोसेस होता है एक्टिव फॉस्फोराइलेस आगे की जो प्रोसेस को संभालेगा, आगे की प्रोसेस को क्रियान्वित करेगा। तो ये एक्टिव फॉस्फोराइलेस क्या करता है, ग्लाइकोजन जो उपस्थित है, क्योंकि ग्लूकागॉन का मेन काम क्या है, ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है ना। तो ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है लीवर सेल में, तो उसके साथ एक फॉस्फेट जुड़कर बन जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का आइसोमर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बन गया और फॉस्फेट, और अंततः यह ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। और अंततः यह ग्लूकोज जो है यह लीवर की जो सेल है इससे बाहर आ जाता है ब्लड में। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखो, ग्लाइकोजन जो अपना काम करने आया था, जो मैसेज लेकर आया था, वो ये था कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अंततः इसके परिणाम स्वरूप ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। और यह जो मैसेज लेकर आया था, यह मैसेज तो केवल कहाँ तक, यह खुद तो केवल कहाँ तक पहुँच पाया, इस मेम्ब्रेन तक, अपने टारगेट सेल के मेम्ब्रेन तक, यानी लीवर की जो सेल है उसके मेम्ब्रेन तक। आगे का इसका मैसेज ले जाया गया CAMP के द्वारा। CAMP के बाद आगे मैसेज ले जाया गया प्रोटीन काइनेस के द्वारा, फॉस्फोराइलेस के द्वारा और कैल्शियम के द्वारा। तो ये हो गया सेकेंड मैसेंजर, ये हो गए थर्ड मैसेंजर। और अंततः जो ये मैसेज लेकर आया था वो काम पूरा हो गया, यानी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पूरी हो गई और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ परमिएबिलिटी की जो बात की थी हमने, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी यानी ग्लूकोज बन करके यहाँ से बाहर आया है, और अंदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हुई ये भी यहाँ पर क्लियर है। तो इस तरह से ये मॉडल है, ये मॉडल एक एग्जाम्पल शो कर रहा है फिक्स्ड रिसेप्टर मॉडल ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन।
क्योंकि इसके अंदर फिक्स्ड नाम क्यों दिया है, क्योंकि खुद जो हार्मोन है वो तो मेम्ब्रेन पर फिक्स हो गया है, आगे जो सूचना पहुंचाई जा रही है वो सेकंड मैसेंजर और थर्ड मैसेंजर के द्वारा, उसके द्वारा जो सूचना है या जो काम वो लेकर आया था वो संपन्न हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड रिसेप्टर मॉडल ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। तो ये हम जो है यहाँ पर इस मॉडल को बना देंगे, इस मॉडल को बना देंगे एक उदाहरण देते हुए। अब हम लेते हैं आगे, इसमें यहाँ पर हम लेते हैं जो दूसरा क्वेश्चन, ये दो मॉडल आ गए। अब उसके बाद में क्वेश्चन आता है रोल ऑफ CAMP, रोल ऑफ CAMP ऑन हार्मोन एक्शन। तो उसी से संबंधित ये पॉइंट है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, कि किस तरह से हार्मोन एक्शन हो रहा है, उसका क्या मैकेनिज्म है। तो यहाँ हम इसको लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने पढ़ा कि कोई भी जो कोशिका है, प्रत्येक जो कोशिका है, प्रत्येक कोशिका के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर CAMP या 3,5 एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की एक निश्चित मात्रा उपस्थित होती है। प्रत्येक कोशिका में CAMP की एक निश्चित मात्रा उपस्थित होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, कुछ हार्मोन के प्रभाव से तो CAMP की मात्रा बढ़ती है, इंक्रीज हो रही है, जबकि कुछ हार्मोन्स के प्रभाव से CAMP की मात्रा कम होती है। ये चीज़ भी क्लियर है, एक निश्चित मात्रा में सभी कोशिकाओं में CAMP उपस्थित है, ठीक है। कुछ हार्मोन के प्रभाव से तो CAMP की मात्रा बढ़ रही है, जबकि कुछ हार्मोन्स के प्रभाव से CAMP की मात्रा घट रही है। अब ये CAMP की मात्रा घटना और बढ़ना ये हो रहा है कौन से प्रकार के हार्मोन से, जो ग्रुप सेकंड वाले हैं, यानी जो पॉलीपेप्टाइड नेचर के हैं या जो अमाइन नेचर के हैं, ठीक है, उसमें। अब यहाँ पर ये मैंने जो एक टेबल बनाया है, इसमें दो हार्मोन्स का एग्जाम्पल लेते हुए बताया है कि इनका प्रभाव इन कोशिकाओं पर किस तरह से पड़ रहा है, ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन। ग्लूकागॉन अभी जैसे मैंने बताया कौन सिक्रीट करता है, पेनक्रियाज की आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की कोशिकाएं सिक्रीट करती हैं, और एपिनेफ्रिन सिक्रीट होता है एड्रिनल जो ग्लैंड है उसका जो मिड्यूला वाला पार्ट है उससे, ठीक है। तो यहाँ यह देखा गया कि ग्लूकागॉन के का क्या रिजल्ट होता है, जब ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट होता है तो लीवर कोशिकाओं में CAMP की मात्रा बढ़ती है, किसकी तुलना में, मसल सेल की तुलना में, ठीक है। जबकि एपिनेफ्रिन जब सिक्रीट होता है, जब एपिनेफ्रिन सिक्रीट होता है तो मसल सेल के अंदर CAMP की मात्रा इंक्रीज होती है लीवर सेल के कंपेयर में, ठीक है। यानी जब ग्लूकागॉन सिक्रीट हो रहा है तो CAMP की मात्रा किस में बढ़ रही है, लीवर सेल में, और जब एपिनेफ्रिन सिक्रीट हो रहा है तो CAMP की मात्रा किस में बढ़ रही है, मसल सेल में। तो इसका मतलब ग्लूकागॉन का टारगेट सेल कौन सा है, लीवर सेल, और एपिनेफ्रिन का टारगेट सेल कौन सा है, मसल सेल। तो यही कारण है कि जब एपिनेफ्रिन सिक्रीट होता है तो मसल सेल में CAMP की मात्रा बढ़ रही है, जबकि ग्लूकागॉन जब सिक्रीट हो रहा है तो लीवर सेल के अंदर CAMP की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। अब इसी चीज़ को लैंग्वेज में हमने लिया है। CAMP की खोज का श्रेय जाता है अर्ल सदरलैंड को। 1950 में जो है इसके बारे में अर्ल सदरलैंड ने बताया, और इन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यकृत में होने वाली क्रिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जैसे मैंने बताया एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में, लीवर सेल के अंदर जो है या मसल सेल के अंदर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो इसका लाइसिस यानी ब्रेकडाउन होता है और इससे ग्लूकोज बन जाता है। तो ये जो है यकृत में होने वाली क्रिया यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस पर एपिनेफ्रिन और ग्लाइकोजन हार्मोन के प्रभाव का अध्ययन किया इस वैज्ञानिक ने, और इन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि CAMP की सांद्रता भी साथ साथ प्रभावित होती है। किस पर डिपेंड कर रहा है, इन हार्मोन्स पर। तो इन हार्मोन्स के साथ साथ CAMP की सांद्रता भी क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। यानी कि क्या परिणाम निकला कि इन हार्मोन का कुछ ना कुछ संबंध तो CAMP की सांद्रता से है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं आगे, यहाँ पर क्या पाया इन्होंने कि ग्लूकागॉन जब हार्मोन है के प्रभाव से यकृत की कोशिका में CAMP की मात्रा पेशियों की अपेक्षा बढ़ जाती है, जबकि एपिनेफ्रिन के प्रभाव से CAMP की मात्रा पेशियों में यकृत की अपेक्षा बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ को यहाँ मैंने टेबल के फॉर्म में बताया है।
कि क्या पाया कि ग्लूकागॉन के कारण लीवर सेल में सीएमपी की मात्रा बढ़ रही है पेशी सेल के कंपेयर में, जबकि एपिनेफ्रिन के कारण मसल सेल में सीएमपी की मात्रा बढ़ रही है लीवर सेल के कंपेयर में। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर ये जो पूरा हमने बताया है इसको वापस से एक मॉडल फॉर्म में यहाँ बताया गया है। यह किसको शो कर रहा है? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को शो कर रहा है, फिक्स्ड एक्शन को शो कर रहा है। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड जब हार्मोन सिक्रीट करती है, हमारी पूरी जो बॉडी है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये पूरी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ को नियंत्रित करते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन से बॉडी जो है वो सही तरह से कार्य करती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अनुसार विशेष प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड विशेष प्रकार का हार्मोन सिक्रीट कर रही है। तो यहाँ से हम लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन सिक्रीट किया। अब ये हार्मोन का नेचर क्या है? पॉलीपेप्टाइड नेचर वाला हार्मोन है, उसकी बात चल रही है ये। तो हार्मोन हो गया फर्स्ट मैसेंजर। जैसे ही ये हार्मोन अपने कहाँ पहुँचेगा? टारगेट ऑर्गन पर। टारगेट ऑर्गन में पहुँचने के बाद में पहुँचेगा टारगेट सेल पर। तो टारगेट सेल की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं रिसेप्टर्स, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। तो इस रिसेप्टर के साथ में जब ये हार्मोन बॉन्ड बनाता है, जैसे इसने बॉन्ड बनाया, अब ये खुद तो अंदर प्रवेश कर नहीं सकता क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड नेचर का या अमाइन नेचर का हार्मोन है। तो यहाँ जैसे ही इसने बॉन्ड बनाया, इस मेम्ब्रेन पर उपस्थित होती है एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम, जिसे हम साइक्लिक एएमपी सिंथेटेज एंजाइम भी कह सकते हैं। तो ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ये एक्टिवेट होता है, कोशिका के अंदर एटीपी से क्या बनता है? सीएएमपी फॉर्मेशन हो जाता है। तो सीएएमपी प्लस पीपी यानी 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, जब ये सीएएमपी बना, अब आगे का प्रोसेस क्या है? एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, यानी हमने क्या पढ़ा था? काइनेस, प्रोटीन काइनेस इनएक्टिव फॉर्म में है तो वो एक्टिव में हो जाएगा, और इसी तरह से फॉस्फोराइलेस जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। तो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, और एंजाइम एक्टिवेट होंगे तो उसके अनुसार क्या होगा? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो यहाँ इस तरह से ये प्रोसेस हुआ। दूसरी तरफ जब इसने एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया, जब सीएमपी ने एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद ये सीएमपी खुद किस फॉर्म में आ जाता है? इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है। किसके द्वारा आता है? फॉस्फोडाइएस्टरेस और मैग्नीशियम के कारण अब इसने अपना काम कर दिया। काम करने के बाद पुनः ये इनएक्टिव फॉर्म में आ गया। तो इनएक्टिवेशन ऑफ 5-AMP, यानी दोबारा तैयार हो गया अगले प्रोसेस के लिए। तो इस तरह से हमें ये डायग्राम भी याद रखना है। बहुत सिंपल फॉर्म में ये इस प्रोसेस को समझा रहा है। इसी चीज़ को यहाँ पर मैंने थ्योरी के फॉर्म में लिखा है, आप इसे जो है स्कैन कर सकते हैं, तो लैंग्वेज आपको एग्ज़ाम में लिखने में आसानी रहेगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं। हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। टारगेट ऑर्गन पर आने के पश्चात हार्मोन उस अंग या ऊतक की कोशिका तक, यानी टारगेट सेल तक पहुंचेगा। पहले तो पहुंचा टारगेट ऑर्गन तक ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, उसके बाद टारगेट ऑर्गन से टारगेट सेल तक पहुंचेगा। और टारगेट सेल की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये हार्मोन इन स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ में बॉन्ड बनाता है। तो हार्मोन लक्ष्य अंग की कोशिका कला के विशिष्ट ग्राही बिंदुओं पर अनोन्य क्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप खुद अंदर जा नहीं सकता ये, जिसके परिणाम स्वरूप सेल मेम्ब्रेन में एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम है, ये उत्तेजित हो जाता है। और एडेनाइल साइक्लेज को साइक्लिक एएमपी सिंथेटेज भी कहते हैं। उसके परिणाम स्वरूप एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन अब फर्स्ट मैसेंजर का कार्य कर दिया इसने, टारगेट सेल तक पहुंच करके और रिसेप्टर से बॉन्ड बना करके। अब उसके बाद में एडेनाइल साइक्लेज या सीएमपी सिंथेटेज है, ये एक्टिवेट हो गया। तो ये कोशिका के अंदर उपस्थित जो एटीपी है उससे क्या बन जाएगा? सीएमपी बन जाएगा। ठीक है, एटीपी पर क्रिया करके इसे सीएमपी में परिवर्तित कर देता है। ये इसका कार्य हो गया, इस एंजाइम का कार्य, यानी अल्टीमेटली सीएमपी बन गया और सीएमपी अब सेकेंड मैसेंजर का कार्य करेगा। इस प्रकार कोशिका के भीतर अनेक उपापचयी क्रियाएं उपरोक्त उद्दीपन के फलस्वरूप, उपरोक्त उद्दीपन क्या है? सीएमपी का बनना। ठीक है, तो जो है उसके कारण जो है अन्य उपापचयी क्रियाएं
उपरोक्त उद्दीपन के फलस्वरूप होना प्रारंभ हो जाती हैं तथा CAMP इस दौरान हार्मोन प्रभावी भूमिका निभाता है। हार्मोन के द्वारा ही तो प्रभावित हुआ है ये, तो CAMP इस दौरान हार्मोन प्रभावी भूमिका निभाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेकंड मैसेंजर या द्वितीय संदेशवाहक कहते हैं। अब हम लेते हैं आगे कुछ प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन। ये प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन की बात चल रही है। कुछ प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन कैल्शियम की उपस्थिति में आगे कार्य नहीं कर पाते हैं, यानी कैल्शियम की अनुपस्थिति में अपना प्रभाव उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। तो CAMP क्या करता है ऐसी स्थिति में, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड यानी बाह्य कोशिकीय तरल से बंधित जो कैल्शियम है उन कैल्शियम को मुक्त अवस्था में लाता है, फ्री उस फॉर्म में लेकर आता है, क्योंकि आगे की प्रोसेस नहीं होगी अगर ये कैल्शियम जो है नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में CAMP बाह्य कोशिकीय तरल से बंधित कैल्शियम को कैल्शियम के रूप में यानी मुक्त अवस्था में लाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कैल्शियम अंतिम संदेशवाहक है, थर्ड मैसेंजर, क्योंकि अगर ये फ्री फॉर्म में नहीं होगा तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ प्रोटीन्स का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम थर्ड मैसेंजर के रूप में कार्य करता है और इसके अनुसार फिर हार्मोन के प्रभाव को प्रकाश में लाने का कार्य करता है, यानी हार्मोन के अनुसार जो प्रोसेस है आगे का वो कंप्लीट होता है। और हम थर्ड मैसेंजर के रूप में, जैसे मैंने आपको बताया था, थर्ड मैसेंजर के रूप में हम लेंगे किसको, कैल्शियम तो है ही है, हम इसके अंदर किसको लेंगे, काइनेस को, प्रोटीन काइनेस एंड फॉस्फोराइलेस भी थर्ड मैसेंजर के रूप में काम में आएंगे। कहीं कहीं कैल्शियम सेकेंडरी मैसेंजर का भी कार्य कर रहा है और कैल्शियम थर्ड मैसेंजर का भी कार्य कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन काइनेस, यहाँ हमने पढ़ा था प्रोटीन काइनेस जो है, यहाँ हम लेते हैं प्रोटीन काइनेस और फॉस्फोराइलेस को भी हम थर्ड मैसेंजर कहेंगे। ये इसका टॉपिक से संबंधित कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ लेते हैं छोटा सा, हमने अलग से लिया है साइक्लिक GMP। MP तो हो गया मोनोफॉस्फेट और G है ग्वेनाइन के लिए, जैसे A था एडेनोसिन के लिए, G किसके लिए है, ग्वेनिन के लिए। तो साइक्लिक ग्वेनिन मोनोफॉस्फेट क्या है, CAMP के समान यह भी एक न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड डिपेंड करता है कि किस प्रकार का जो है अमाइन है, एडेनिन, एडेनोसिन, ग्वेनिन, साइटोसिन, है ना। तो ये जो है ग्वेनिन अगर है तो CAMP के समान यह भी एक न्यूक्लियोटाइड है और इसे 3,5 ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं, यानी CGMP। यह ग्वेनाइलेट साइक्लेस नामक एंजाइम की क्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि CAMP बनने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, एडेनाइल साइक्लेस। तो ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, ग्वेनाइलेट साइक्लेस एंजाइम। तो ग्वेनाइलेट साइक्लेस एंजाइम के क्रिया के फलस्वरूप ये बनता है और CAMP भी कोशिकाओं में पूर्ण उपापचयी तंत्र रखता है जो अनेकों एंजाइमों द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा पार्ट हमने लिया है साइक्लिक ग्वेनाइन मोनोफॉस्फेट के बारे में। तो ये आपका जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें आपको ये 2-3 जो डायग्राम्स बनाए गए हैं ये आपको याद रखने हैं ताकि इनकी सहायता से आप जो है इसे ज़्यादा अच्छी तरह से याद रख सको। यहाँ ये मैं दिखाना चाह रही थी आपको बीच में, फर्स्ट मैसेंजर तो हो गया हार्मोन, सेकंड मैसेंजर हो गया CAMP, थर्ड मैसेंजर क्या बताया था मैंने, काइनेस और फॉस्फोराइलेस, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर और कैल्शियम, फर्स्ट मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर और थर्ड मैसेंजर को आप यहाँ इनसे भी याद रख सकते हो। ये रे डायग्राम्स आपको याद रखने हैं, थ्योरी बीच बीच में यहाँ दे दी है। ये रे डायग्राम्स आप याद रखोगे तो ये पूरा चैप्टर जो है आपके दिमाग में पूरी तरह से बन जाएगा। इससे संबंधित वापस जो क्वेश्चन है कौन कौन से हो गए, एक तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है कि एक्शन ऑफ हार्मोन एट सेलुलर लेवल, तो 2 मॉडल हमें इसमें बताने हैं। दूसरा मेन क्वेश्चन बनता है इसका रोल ऑफ CAMP इन हार्मोन एक्शन। तो ये दोनों जो है ये यहाँ से आपके कवर हो रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक।